नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, क्या सच में अभी तक आपने इस खबर को नहीं सुना? दरअसल मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप पर खुद मोदी के बैसाखी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू अब खुलकर उनकी बखिया उधेड़ने लग गए हैं। वही ट्रंप जिनके खिलाफ साहेब के मुंह से ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता है, उनको ही नायडू बाबू ने बिना तेल साबुन के रगड़ दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नायडू ने ट्रंप के नीतियों को भारत के किसानों के लिए विनाशकारी बता दिया। अब सवाल है, क्या मोदी का अजेय शासन अब डूबने वाला है? अब पीएम मोदी क्या करेंगे? दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए आज की खबर में जानते हैं कि पीएम मोदी की विदाई कब होगी। और हां, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि अब वही नायडू जो कल तक मोदी के हर कदम पर ताली बजाते थे, आज खुले मंच से ट्रंप को कोस रहे हैं? लेकिन असली निशाना कौन है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? ट्रंप के बहाने सीधे मोदी के विदेशी नीति के पिटते हुए चेहरे पर तमाचा जड़ दिया गया है। किसान रैली में आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वो कहा जो मोदी जी का कोई प्रवक्ता सपने में भी नहीं कह सकता, कि ट्रंप की पॉलिसी भारतीय किसानों को तोड़ रही है, बर्बाद कर रही है। क्या यह इत्तेफाक है? नहीं, यह इत्तेफाक नहीं है, यह चेतावनी है उस राजा को जो अब नंगा हो चुका है, पर दरबार में सब तालियां बजा रहे हैं। आप सोचिए, एक वो नेता जो एनडीए का हिस्सा है, मंच से ट्रंप की आलोचना कर रहा है, सीधा हमला। और दूसरी तरफ मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या इसलिए कि उनके अमेरिका दौरे की चकाचौंध अब फेल हो चुकी है? मोदी जी वो प्रधान सेवक हैं जो कैमरा देखकर किसानों से मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके लिए ट्रंप के सामने आवाज नहीं उठाते। जबकि हर साल 2,25,000 अरब डॉलर से अधिक का सी फूड अमेरिका जाता है और ट्रंप की टैक्स नीतियों ने इन किसानों को तबाह कर दिया है। लेकिन मोदी जी की जुबान पर ताला है और ट्रंप की आलोचना ही नहीं। दोस्तों, नायडू बाबू ने एक के बाद एक मोदी सरकार की साजिशों की परतें उधेड़ दी हैं। वोटर लिस्ट का मामला याद है? बिहार में जब चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की साजिश रची गई, तब भी मोदी जी मौन थे, शाह जी मौन थे। लेकिन नायडू ने चुनाव आयोग को सीधी चिट्ठी लिख डाली, कहा यह जो बिहार में गड़बड़झाला चल रहा है वह लोकतंत्र के लिए जहर है। अब सोचिए, जिस आदमी के दम पर मोदी सरकार खड़ी है, वही सरकार की पोल खोल रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इतना ही नहीं, डिलिमिटेशन पर भी नायडू ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। वो प्रस्ताव जो मोदी की नई संसद में सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत की आवाज को कुचलने की तैयारी थी, नायडू ने उसे उसी संसद की फाइल पर रोक दिया। तमिलनाडु के स्टालिन हो, केरल के मुख्यमंत्री हो या रेवंत रेड्डी, सबकी आवाज में नायडू की भी आवाज जुड़ गई और मोदी सरकार की साजिशें एक के बाद एक एक्सपोज होती चली गईं। अब सवाल यह है, चंद्रबाबू नायडू अचानक इतने मुखर क्यों हो गए हैं? क्या वो वही देख रहे हैं जो भारत का हर जागरूक नागरिक देख रहा है? मोदी की गिरती हुई लोकप्रियता, सरकार के खोखले वादे और विपक्ष का बढ़ता जनाधार। खबर तो यह भी है कि नायडू नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवंबर में बिहार के नतीजे आएंगे। अगर नीतीश कुमार हारते हैं और जो हालात हैं उसमें हार लगभग तय है, तो मोदी सरकार की एक और बैसाखी टूट जाएगी। नायडू यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह सरकार अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। जो सरकार वक्त की चाल नहीं पहचानती, वो वक्त के हाथों मिटा दी जाती है। और शायद नायडू उसी मिट्टी का नाम पड़ चुके हैं, मोदी की राजनीति की मिट्टी। और आज जब वो किसान रैली में ट्रंप पर हमला बोलते हैं, तो असल में मोदी सरकार की असफल विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। जब वो बिहार में वोटर लिस्ट की धांधली पर आवाज उठाते हैं, तो असल में शाह की चुनावी चालों को बेनकाब कर रहे हैं। और जब वो डिलिमिटेशन पर अड़ जाते हैं, तो असल में मोदी की उस नई संसद के नक्शे को आग लगा रहे हैं जो दक्षिण भारत को बेआवाज बनाने की तैयारी थी। अब आप ही बताइए, क्या यह वही सरकार है जो 2014 में विकास का सपना लेकर आई थी, या फिर यह वही सड़ती हुई व्यवस्था है जिसे अब उसके अपने लोग ही नोच नोच कर फेंक रहे हैं? और सवाल सिर्फ नायडू पर नहीं रुकता, सवाल मोदी पर है, सवाल अमित शाह पर है, सवाल इस पूरी व्यवस्था पर है जो देश के नाम पर अपना एजेंडा चला रही है। लेकिन अब देश चुप नहीं रहेगा। अब एनडीए के अंदर ही विद्रोह की आग सुलग चुकी है, क्योंकि किसान केवल वोट नहीं होते, वे इस देश की आत्मा होते हैं। और जब आत्मा घायल होती है, तो सत्ता के हर छलावे की परत खुलती है। चंद्रबाबू नायडू जब किसानों की रैली में खड़े होकर ट्रंप पर हमला करते हैं, तो वह सिर्फ अमेरिका की नीतियों की आलोचना नहीं कर रहे होते, वो मोदी सरकार की उस कूटनीतिक विफलता को बेनकाब कर रहे होते हैं जिसे मोदी ने ग्लोबल लीडर की पैकिंग में बेचने की कोशिश की। अब सोचिए, मोदी जी जिन ट्रंप के साथ हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों में करोड़ों खर्च कर चुके हैं, उन्हीं ट्रंप की नीतियां आज भारत के किसानों को उजाड़ रही हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं।
जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही मंच से उस अमेरिकी नीति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इससे हमारे मछुआरे, किसान और निर्यातक तबाह हो गए हैं। फिर सवाल यह है, क्या चंद्रबाबू नायडू अब वही करने जा रहे हैं जो मोदी सरकार में कोई नहीं कर पा रहा? सवाल पूछना, अरे साहब, यहां तो स्थिति यह है कि अगर अमित शाह छींक दें तो पूरी भाजपा खांसने लगती है। और ऐसे माहौल में नायडू जैसे सहयोगी का सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाना, क्या यह इशारा नहीं कि सत्ताधारी दल का अंत अब समीप है? दूसरी तरफ आइए बात करें उस दुस्साहस की जो चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में दिखाई। वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। नायडू ने न केवल इस पर चुनाव आयोग को चेताया, बल्कि इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। अब आप सोचिए, एनडीए का ही एक वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो मामला कितना गंभीर है। क्या यह महज संयोग है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बदलाव ठीक उस वक्त किए जा रहे हैं जब जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आई है? क्या चुनाव आयोग का यह सामूहिक सुधार एक प्रायोजित गड़बड़ी है? और क्या चंद्रबाबू नायडू इस प्रायोजन को भांप चुके हैं, क्योंकि वह खुद भी ऐसी साजिशों का शिकार रह चुके हैं? जब आंध्र प्रदेश में टीडीपी के खिलाफ चुनावी रणनीति में भाजपा ने सीबीआई और ईसी जैसे संस्थानों का दुरुपयोग किया था, अब वो समय नहीं रहा जब बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकारें बना सकती थी। और ये बात मोदी शाह को भी मालूम है। इसलिए अब सत्ता की मजबूरी है सहयोगियों को मनाकर रखना। लेकिन जब वही सहयोगी आंखों में आंखें डालकर सवाल करें तो सत्ता की चूलें हिलती हैं, और नायडू यही कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस विस्फोटक मुद्दे की जिसे सरकार ने धीरे से दबा दिया, डीलिमिटेशन। दक्षिण भारत में इस प्रस्ताव का जो विरोध है वो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल बन गया है। सीटों की पुनर्गणना के नाम पर बीजेपी जो गणित बिठाना चाहती है, वह उत्तर भारत की जनसंख्या के आधार पर संसद में दक्षिण की आवाज को सीमित करना चाहती है।